नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर ई लर्निंग पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। कल हमने रिपोर्टेड स्पीच के इनडायरेक्ट वाले भाग के बारे में हमने चर्चा की थी और उसके एक भाग को हमने लिया था, वो था हेल्पिंग वर्ब से। आज इस कालांश के अंदर या इस वीडियो के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब जो WH से बनते हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे कि किस प्रकार से WH के जो वाक्य होते हैं, WH से प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। ठीक है, चलो साथियों करते हैं आज की शुरुआत। इनडायरेक्ट स्पीच। इसके अंदर जो भाग होगा आज हमारा, वो भाग होगा इंटरोगेटिव, और उसमें भी होगा WH शब्द से जो वाक्य बनेंगे उनके लिए। क्योंकि कल हमने सहायक क्रिया से जो भी प्रश्नवाचक थे उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम WH शब्द को लेकर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जब WH शब्द से प्रश्नवाचक होते हैं तो उन वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। तो थोड़ी सी बात जो थी बता दूं मैं आपको वापस से। अगर पिछला वाला वीडियो किसी ने थोड़ा मिस कर दिया हो, नहीं देखा हो, तो देख लेना। वो चीज़ आप देख लोगे तब ये चीज़ आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है समझ में आएगी। बात रिपोर्टिंग वर्ब की वापस से कर लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म में होगी तो हमें आस्क या आस्क्स करना होगा, ठीक है। और अगर इसका पास्ट फॉर्म आएगा तो हमें करना पड़ेगा आस्क, क्योंकि प्रश्न जो होते हैं हमेशा पूछे जाते हैं। सिंपल सेंटेंस के अंदर हमने इसको टेल या टोल्ड किया था, क्योंकि कोई सामान्य बात कही जाती है, लेकिन प्रश्न जो है हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमें रिपोर्टिंग वर्ब को जो है वो आस्क के अंदर बदलना होगा या आस्क के अंदर बदलना होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब खुद प्रेजेंट टेंस में आ रही है तब हमें आस्क या आस्क्स करना होगा, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में आ रही, जैसे मान लो टोल्ड आ गया, सेड आ गया, तो उसको हमें जो है आस्क के अंदर बदलना होगा। इसके बाद में बात हम करते हैं कनेक्टिव की। कनेक्टिव जो है वो हमने कहा था कि कनेक्टिव इसमें कोई नया एडिशनल नहीं लगेगा। कनेक्टिव वही होगा जो हमारा WH शब्द से प्रश्नवाचक बनाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी WH शब्द आएगा प्रश्न निर्माण के लिए, उसी WH शब्द को हम कनेक्टिव के रूप में काम में लेंगे, तो वो एक रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। तो ये बात ध्यान रखें, जो WH शब्द आया हुआ है उसी WH शब्द को कनेक्टिव के रूप में क्या करना है, काम में लेना है। इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि कई WH के शब्द जो होते हैं वो दो शब्दों में होते हैं, जैसे हाउ मेनी है, हाउ मच है। संबंध के रूप में आ गया, हुज आ गया, तो उसके बाद कोई ना कोई नाउन आता है। तो उस कंडीशन में हमें ये ध्यान में रखना है कि WH के बाद में जहाँ तक सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया तक वाला भाग जो है वो WH शब्द का खुद का एक ग्रुप माना जाएगा, और उसको पूरा का पूरा हमें कनेक्टिव के रूप में लेना है। WH के बाद में जो भी नाउन आता है उस नाउन को उसके साथ ही रखना है, उसको अलग नहीं करना है। ये बात आप थोड़ी ध्यान रखें, उदाहरण के रूप में अपन बता देंगे इसको। तो यहाँ ये अपन बात कर रहे हैं कि WH शब्द से जो है किस प्रकार से अपने प्रश्न आ सकते हैं और किस प्रकार हम जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम प्रयास करते हैं। बाकी अगर आपने वीडियो देखे हो, पिछले टेंस चार्ट अपने बनाया हुआ था, समझाया हुआ था, प्रोनाउन किस प्रकार से चेंज होते हैं वो अपन ने बात कर ली थी। अब एक एक सेंटेंस वाइज अपन चल रहे हैं, ताकि परीक्षा में अगर किसी प्रकार का कोई भी सेंटेंस आता है तो हम उसको करने में सक्षम होते हैं। ये नहीं लगता हमें कि यार ये चीज़ हमारे ध्यान में नहीं है या ये चीज़ हमें कभी करवाई हुई नहीं थी, इसलिए पूरा डिटेल में चल रहे हैं जिस प्रकार से ऑफलाइन क्लासों में चलते हैं। ठीक है, अब मैं इसके कुछ उदाहरण लिखता हूँ, हो सकता है तो आप भी साथ में लिख लीजिएगा, क्योंकि हम इनको सॉल्व करेंगे उसके बाद में किस प्रकार से हमारे जो है ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं।
ये हमारे सामने जो है 5-6 उदाहरण है और इन उदाहरणों को लेकर जो है हम ये बात करते हैं कि किस प्रकार से जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हमें जो है ये चेंज करने होंगे। तो पहले सेंटेंस की अपन बात करते हैं। ही सेड टू मी वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज। ये जो सेंटेंस आया है, ये सेंटेंस जो है वो WH से प्रश्नवाचक है। यहाँ भी हुज आया है, ये भी एक WH का शब्द है। यहाँ पे हाउ मैनी आया है, वो भी एक WH का शब्द है। वेयर आया है, वो भी एक WH का शब्द है। और यहाँ पे वाई आया है, वो भी किसका है? WH का शब्द है। एक बात ध्यान रखना, WH के शब्द जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन भी बन जाते हैं। कब बनते हैं? जब उनके बाद में जो है सब्जेक्ट आता है। लेकिन जब WH के बाद में जो है सब्जेक्ट नहीं आता है तो उस कंडीशन में सहायक क्रिया आती है। उस कंडीशन के अंदर जो है WH जो है प्रश्नवाचक बन जाता है। ये थोड़ा आप ध्यान रखें। चलो शुरुआत करते हैं सॉल्व करने की। किस प्रकार से वाक्य जो है सॉल्व होंगे, आप भी साथ में प्रयास करते रहें। जैसे पहले अपन बात करते हैं, ये ही है, ठीक है। अब सेड टू को बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब है, बदलेगी। तो बदलेगी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखकर। तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन मार्क लिए हुए है, प्रश्नवाचक है। तो सीधी सी बात हमारे ध्यान में आएगी कि अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो हमें आस्क या आस्क करना है। ये जब कर्ता प्लुरल होता है और ये जब कर्ता सिंगुलर होता है। जब कर्ता सिंगुलर होगा तो वर्ब भी जो है वो सिंगुलर आएगी, और जब कर्ता प्लुरल होगा तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लुरल आएगी। एक बात थोड़ा ध्यान रखिए, आप यहाँ बता देता हूँ, छोटी सी बात है कि हम जब किसी नाउन के अंदर एस या ES जोड़ते हैं तो ध्यान रखना वो सिंगुलर से प्लुरल बनता है। उदाहरण के लिए मैंने कहा मैंगो। मैंगो के साथ जब अपन ES जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा मैंगोज। तो एक वचन से बहुवचन बना है। लेकिन वर्ब के अंदर इसका उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब क्या हुआ कि क्रिया जो अपने मूल रूप में आती है वो हमेशा बहुवचन होती है, और उसे एक वचन बनाने के लिए हमें उसके साथ S या ES जोड़ना पड़ता है, जो इस प्रकार है। जैसे ये आस्क अपने मूल रूप में आ रही है तो ये क्रिया जो है वो बहुवचन रूप में है, लेकिन जैसे ही हमने इसका S से ES जोड़ दिया तो वो सिंगुलर फॉर्म के अंदर आ गई। क्योंकि आपको मालूम होगा कि 9th के अंदर चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहता है कि जिस रूप में जिस वचन के अंदर कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया लगेगी। हम ये नहीं कर सकते कि कर्ता सिंगुलर आ रहा है और वर्ब हम जो है वो प्लुरल लगा रहे हैं। जैसे छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने लिखा यहाँ पे ही गोज, ठीक है। आगे जो भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें समझना है ये ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है।
इसीलिए हमें वर्ब को जो है वो es लगाकर क्या बनाना पड़ा, सिंगुलर। अगर मैं यहां करता दे तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल है और इसके साथ केवल क्या लगता, गो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नाउन और वर्ब को जब एक वचन बहुवचन रूप में लिखते हैं तो इसका उल्टा होता है। नाउन के साथ ऐसे एस जोड़ने का मतलब होता है एक वचन से बहुवचन में जाना, और वर्ब के साथ ऐसे एस जोड़ने का मतलब ये होता है कि बहुवचन से एक वचन में जाना। तो यहाँ पर जो है वो सेड आया हुआ है, सेड टू है, सेड टू का मैं कर देता हूँ आस्क्ड, क्योंकि ये भी पास्ट फॉर्म में है तो हमें भी किस रूप में लेना होगा, पास्ट फॉर्म में लेना होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं मी की, मी का मी आ गया। अब बारी आती है कनेक्टिव की, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हमें कनेक्टिव का प्रयोग करना होगा। कनेक्टिव की बारी आएगी तो मैंने बताया था आपको कि कनेक्टिव वही WH का शब्द होगा जिससे वाक्य प्रश्नवाचक बना हुआ है, जैसे इसमें। और ये बताया था मैंने कि सहायक क्रिया तक का भाग प्रश्नवाचक शब्द होगा, जैसे यहाँ आर यहाँ आ रहा है तो इसका मतलब एक ही वर्ड है जो WH में आया है, तो मैं सीधा उसको उठा के यहाँ पे कनेक्टिव के रूप में रख दूंगा, और ये अब जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, क्योंकि दो को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद अगर बात करते हैं तो वो जो मैंने तरीका बताया था सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक बनाने का, वो सेम तरीका इसी के अंदर है। क्योंकि डायरेक्ट का वाक्य अपन प्रश्नवाचक रख सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट का वाक्य होगा उसको हम प्रश्नवाचक नहीं रखेंगे। और नहीं रखने का मतलब ये होगा कि आपको पहले सहायक क्रिया नहीं लेना है, पहले आपको लेना है सब्जेक्ट। क्या लेना है, सब्जेक्ट। उसके बाद आपको आगे जो है सहायक क्रिया प्रयोग करना है। सहायक क्रिया अगर आने वाली है तो वापस आएगी, और अगर सहायक क्रिया नहीं आने वाली है, उसका प्रभाव क्रिया में पड़ रहा है, तो वो हो जाएगा, वो अपन देखेंगे अभी। देखो, अब यू को लेना है, वही बात सन बटा 123। ये फॉर्मूला मैं कई बार आपको बार बता रहा हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन का मतलब नो चेंज। तो यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होने के नाते वो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ये रिपोर्टिंग वर्ब का हो गया सब्जेक्ट, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। जो पहले आ रहा है वो तो हो गया सब्जेक्ट, और जो बाद में आ रहा है वो हो गया ऑब्जेक्ट। अब यू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट लाना होगा, तो मी का सब्जेक्ट बनेगा आई। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई कनेक्टिव जो WH का शब्द था वही आ गया, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया। अब सबसे पहले मैंने जो हमने कर्ता लिया, कर्ता यू बदला मी के अनुसार तो आई हो गया। अब बारी आती है सहायक क्रिया की। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये। अब इजारे में बदलते हैं वाज वर्ब में, क्योंकि पास्ट फॉर्म के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब है, तो हमें जो है इसको बदलना होगा। तो इजारे में बदलते हैं वाज वर्ब में, तो आई के साथ लग जाएगा वाज, लग गया। अब देखो उसके बाद में कोई प्रोनाउन परिवर्तन हो रहा है तो अपन कर लेते हैं, तो अन्यथा कोई परिवर्तन होगा नहीं। मेकिंग का मेकिंग आ जाएगा, क्योंकि इजारम के बाद आईएनजी, इजारम के बाद आईएनजी थी तो वाजवर के बाद भी आईएनजी हो जाएगी। मेकिंग का मेकिंग एक का है, और नॉइज का नॉइज, और यहाँ लगेगा आपके फुल स्टॉप। अब ये प्रश्नवाचक नहीं रहा। उम्मीद है ये वाक्य आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। सी टोल्ड, सी टोल्ड का मैं कर दूंगा आस्क्ड, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। अब कनेक्टिव की बारी आई तो क्या होगा, हुज। देखो सहायक क्रिया कहाँ आई हुई है, सहायक क्रिया यहाँ आई हुई है। ये एक संबंधवाचक है, हुज के साथ कोई ना कोई चीज़ जुड़ी हुई होती है, तो हुज पेन, तो ये पूरा का पूरा बनेगा। मैंने आपको बताया था कि WH का शब्द आप वहाँ तक मानोगे जहाँ तक सहायक क्रिया आई हुई है। सहायक क्रिया तक का भाग जो वो WH के अंदर ही आएगा। तो अपन ये पूरा कनेक्टिव यहाँ पे लेंगे तो हुज पेन का हुज पेन ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में सहायक क्रिया को छोड़ना है, किसको लेना है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन सा, दिस का दैट होता है, दीज का दोज होता है, कभी कभार इट का भी प्रयोग हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो दिस का करता हूँ दैट, क्योंकि दिस का दैट और दीज का दोज, ये थोड़ा आप ध्यान रखना। तो ये चीज़ भी आ गई मेरे हिसाब से, ये चीज़ भी आ गई। पीछे क्या बचा, इज। अब आगे लेनी है सहायक क्रिया को तो इज आर किस बदलते हैं, तो इज आर बदलते हैं वाज वर्ब में।
तो यहाँ पर मैं जो है दैट के साथ क्या लगा दूंगा, वाज, और ये आपका जो है सेंटेंस जो है वो पूरा हो गया, जिसमें ये आया था शी आस्क्ड हुज पेन दैट वाज। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें। अगला वाला सेंटेंस जो अपन करते हैं वो देख लेते हैं। संजय सेड टू का मैं कर दूंगा आस्क्ड, और या हिम का हिम। ये बात तो आपके कन्फर्मली समझ में आ गई होगी कि क्या चीज़ है, क्या बार बार आस्क्ड क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखो, दो सेंटेंस मैंने आपको इस प्रकार के दिए हैं जिसमें थोड़ा आगे तक अपना WH का शब्द जाता है। जैसे सहायक क्रिया यहाँ पे आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाउ मैनी के साथ कोई नाउन जुड़ा हुआ वो उसके साथ ही रहेगा, उसको हम अलग नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा जो है वो हमारा रिपोर्टिंग ये कनेक्टिव बनेगा। यहाँ नहीं, ये भी आएगा इस साथ में, क्योंकि सहायक क्रिया कहाँ आ रही है, वहाँ आ रही है। और सहायक क्रिया तक का हिस्सा जो है वो कनेक्टिव का भाग होता है, इससे जुड़ा हुआ रहेगा, हम इसको अलग नहीं कर सकते। अगर हम बुक्स को अलग कर देते हैं तो ये वाक्य अपना अर्थ, हमें जो हम कहना चाह रहे हैं वो हमें अर्थ प्रदान नहीं करेगा। तो मैं सीधा कर लेता हूँ। जैसे ये हाउ है, ये मैनी है, और ये बुक्स है, पूरा का पूरा मैंने जो है इसको रिपोर्टिंग वर्ब के कनेक्टिव के रूप में ले लिया। अब वही पैटर्न आगे, सहायक क्रिया को छोड़ना है, पहले किसको लेना है, सब्जेक्ट को। देयर सब्जेक्ट है। जिस वाक्य के अंदर कोई महत्वपूर्ण सब्जेक्ट नहीं होता है उस वाक्य में जो है हमें शुरुआत करने के लिए देयर शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं देयर का हियर होता तो, लेकिन यहाँ पे मैं देयर ही लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये चीज़ अपने आ गई है, ये चीज़ अपने आ गई है, ठीक है। अब रहा है आर, तो वही बात, इजारम किस बदलेंगे, इजारम बदलेंगे वाजवर के अंदर। तो आर है, देर। देखो अब इसमें सब्जेक्ट क्या मानोगे, सब्जेक्ट ये चीज़ आएगी, क्योंकि देर शब्द आया किसके लिए, देर शब्द आया बुक्स के लिए। तो इसका मतलब ये एक वचन है तो यहाँ ई जाता, और ये बहुवचन है तो यहाँ पे क्या आता, आर आता। तो यहाँ पे आर ऑलरेडी आया हुआ है, तो हम यहाँ आर का कर देते हैं वर्ब, कर दिया, तो ये चीज़ भी चली गई। उसके बाद क्या बचा है, इन ले लिया। अब देखो योर आ रहा है, योर जो है वो आपके प्रोनाउन है, और कौन सा है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और किसके अनुसार बदलेगा, वो बदलेगा आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हिम। संजय से कोई मतलब नहीं है क्योंकि फर्स्ट पर्सन के बदलते हैं, ये सेकंड पर्सन के अनुसार, इसके अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पे योर जो है वो पोजेशन है, पोजेशन का मतलब हो गया संबंध है। तो जब योर संबंध होगा तो हमें हिम का संबंध लाना पड़ेगा, और हिम का संबंध जो है वो हिज होता है, और यहाँ आपके हो जाएगा बैक। तो ये आपको चीज़ ध्यान में आई होगी कि किस प्रकार से हमें जो है ये WH के वाक्यों को हमें इनडायरेक्ट के अंदर बदलना है। उसके बाद चौथे वाले वाक्य की बात करते हैं। चौथे वाले वाक्य में क्या है, विकास सेड आ रहा है, तो ये लोग विकास, और सेड का मैं कर दूंगा आस्क्ड, क्योंकि WH से बना हुआ है। उसके बाद हमें क्या करना है, कनेक्टिव लेना है। अब कनेक्टिव हमें मालूम है कि WH का शब्द जो है वही कनेक्टिव के रूप में काम आता है, अपन ने पहले चर्चा की थी इसके बारे में। अब बात यह है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट तो दिया हुआ है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सा चेक कर लिया करो कि आगे जो रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है उसमें कहीं सेकंड पर्सन तो नहीं आ रहा है। अगर उसमें सेकंड पर्सन आ रहा है तो उस कंडीशन में जो है हमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को जो है वो मानना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड पर्सन का जो बदलेगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलेगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें ये करना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे यू आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यू तो सेकंड पर्सन का ही है, बदलेगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो क्या करें, पहले बताया था मैंने आपको एसर्टिव सेंटेंस जब अपन ने किए थे कि जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यू दिया हुआ हो और रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आपको जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो उस कंडीशन में हमें ऑब्जेक्ट को मानना पड़ेगा।
तो मान लेते हैं, चलो मानना आपको ऑब्जेक्ट के रूप, प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट के रूप में मानना है। बताया था मैंने आपको, ही का हिम मान सकते हैं, सी का हर मान सकते हैं, आई का मी मान सकते हैं, दे का देम मान सकते हैं, ठीक है ना। प्रोनाउन के चार्ट के अंदर जो भी हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है उनका ऑब्जेक्ट फॉर्म जो है हम उसको मान सकते हैं। तो यहां मैं हिम मान रहा हूं, ले लिया कोष्टक में। अब मैं लगाऊंगा WH का कनेक्टिव जो खुद ही है, तो यहां पे आ गया वेयर, आ गया। इसका मतलब इसका काम तो खत्म हो गया। अब क्या रहा है, अब रहा है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को छोड़ना है क्योंकि हमें इसको वापस प्रश्नवाचक नहीं बनाना है। ये आप ध्यान रखें, यहाँ गलती हो जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो गलती होने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा कम या नगण्य हो जाएगी। लेकिन अगर आप सीधा ही चलेंगे तो हो सकता है आपके ये चीज़ ध्यान में नहीं आए और आप वहाँ पे गलती कर बैठो। और यहाँ पे गलती होने का मतलब ये हो गया कि आपका पूरा का पूरा जो ये फॉर्मेशन है सेंटेंस का वो गलत हो गया, और उसमें फिर मार्किंग आपको मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि पूरा गलत हो जाता है वो, ठीक है ना। शब्दों का इधर उधर आना, किसी भी वाक्य में अगर आप सही वाक्य बोल रहे होते हैं तो शब्द सही जगह चाहिए। अगर शब्द सही जगह नहीं होते हैं तो वो वाक्य आपका जो है अर्थ का अनर्थ पैदा कर लेता है, यहाँ तक कि फिर उसका कोई अर्थ निकलता ही नहीं है। तो हम ऐसा काम करने से बचें, स्टेप बाय स्टेप चलें। आर को छोड़ना है, यू को लेना है। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, यू बदलेगा, हमने हिम इसीलिए माना है क्योंकि यू आया हुआ था। तो यू सब्जेक्ट है तो हिम का जो सब्जेक्ट बनेगा वो सब्जेक्ट बनेगा ही, ठीक है। अब सहायक क्रिया को लेना आगे। सहायक क्रिया को लेने का मतलब आगे क्या है कि इजारे में बदलेंगे वाजवर में, तो ही के साथ लग जाएगा वाज और गोइंग का गोइंग, ये हो जाएगा और पीछे लग जाएगा आपके फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस बन गया। अब आगे के सेंटेंस की अपन चर्चा करते हैं जिसमें ये लिखा हुआ है द टीचर सैड का मैं कर देता हूँ आस्क्ड, ठीक है। अब वाई है, वाई से प्रश्नवाचक बना है तो WH खुद एक कनेक्टिव के रूप में होगा। लेकिन उससे पहले ये भी ध्यान दीजिए आप, यू आया हुआ है, इसका मतलब क्या करेंगे, वही बात पहले वाली, ऑब्जेक्ट को मानेंगे। और मैं यहाँ पे मान लेता हूँ मी, वहाँ पे मैंने हिम माना था और यहाँ पे मैं आई का जो है वो ऑब्जेक्ट मी मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कनेक्टिव लगाता हूँ वाई, तो WH का शब्द है वही कनेक्टिव के रूप में, वाई मैंने लगा दिया। अब क्या करना है, वही बात पहले सहायक क्रिया को छोड़ूंगा, किसको लेना है, यू को लेना है। यू बदलेगा मी के अनुसार, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, मी का सब्जेक्ट होगा आई, तो मैं यहाँ लिख दिया आई, ठीक है। अब बात आती है टेंस की। तो मैंने बताया था आपको डू, डज और डिड, ये तीन सहायक क्रियाएं जो होती है वो वापस नहीं आती है। डू डज के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म है तो वो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, डू डज के साथ नॉट है तो वो डिड नॉट हो जाएगा, अगर डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वो जाएगी हेड प्लस थर्ड फॉर्म के अंदर। हाँ, और इसमें नॉट भी दे रखा है, नॉट का कोई इतना इफेक्ट नहीं है इसके अंदर क्योंकि हेड के बाद अपन नॉट लगा लेंगे, क्योंकि नॉट हमेशा जो है सहायक क्रिया के बाद लगता है तो वहाँ पे लगा देंगे। तो ये डिड बदलेगा हेड के अंदर और ये हेड हो गया। अब नॉट अपनी जगह वापस आ जाएगा और ये डू, डू एक वर्ब है, यहाँ पे वर्ब के रूप में तो हमें इसकी थर्ड फॉर्म करनी होगी और इसकी थर्ड फॉर्म जो होगी वो होगी डन, और दिस को अपन कर देंगे दैट। तो ये सेंटेंस जो बनेगा वो ये बनेगा कि द टीचर आस्क्ड मी, कोष्टक के अंदर है माना हुआ, वाई आई हैड नॉट डन दैट। तो ये 5 उदाहरण के माध्यम से हो सकता है आपको ये बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हम जो है WH वाले वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं। लगभग मैंने प्रकार इसके ले लिए हैं, फिर भी अब मैं आपको 3-4 उदाहरण आपको करने के लिए दे रहा हूँ, आप उसको करके देखिए किस प्रकार से वो सॉल्व होते हैं, किस प्रकार से आप जो है उसके अंदर पूरे सफल होते हैं। क्योंकि मैंने तो आपको ये चीज़ करके बता दी है और इसी प्रकार का पैटर्न आएगा और उसी को हमें सॉल्व करना होगा। तो WH के जो भी नियमावली थी वो नियमावली सब आपके सामने है, किस प्रकार से अपन जो है
WH के शब्दों को कनेक्टिव के रूप में लेते हैं, किस प्रकार से हम टेंस को चेंज करते हैं और टेंस को कब चेंज करते हैं, ये सारा कुछ मैटर जो है पिछली वाली जो रिपोर्टेड स्पीच के शुरुआत का जो आपके वीडियो है उसके अंदर सारी डाली हुई है। अगर इस भाग को पूरा आपको रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग को पूरा समझना है तो आपको वो शुरुआत से पहले वीडियो से आपको पूरा का पूरा देखना होगा, तब आपको ये पूरी क्लियर कट समझ में आ जाएगी। अगर आप बीच में छोड़ते हैं, बीच में स्किप करते हैं या वीडियो पूरा ही नहीं देखते, अगला वाला वीडियो देख लेते हैं, तो फिर आपको जो है उसमें समस्याएं आ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ एक दूसरे की कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होती है और इसमें आप जो है वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएंगे। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें। अब मैं आपको 2-4 उदाहरण देता हूँ, यहाँ केवल देख के छोड़ रहा हूँ, आप उसको करिएगा और फिर जो है आगे अपना प्रयास करिएगा। 1-2 मिनट आपके क्लास और लेंगे। तो ये 4 उदाहरण मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप इनको करिएगा और संभावना यहाँ तक पूरी है कि आप इनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला वाला जब वीडियो होगा हम उसमें रिपोर्टेड स्पीच के इम्पेरेटिव भाग को लेकर चलेंगे। इम्पेरेटिव जो 4 प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से उनको हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये आप कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके लिखो तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। और अगला जब नेक्स्ट वीडियो होगा तो हम उसमें रिपोर्टेड स्पीच के इम्पेरेटिव भाग को लेकर चलेंगे। धन्यवाद।